हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। दोस्तों, हम आज तीसरे जो क्लस्टर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसके बारे में बात करेंगे। सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कई लोग सीजोफ्रेनिया भी मान लेते हैं, तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं क्राइटेरिया की, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसके बेस पे हम सीजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया मतलब डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करते हैं। अगर आप इनका प्रेवलेंस देखोगे सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, तो इसका रफली प्रेवलेंस होता है 3 to 5%। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये लोग देखिए। इनमें पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि नो लिमिटेड और नो एंगेजमेंट इन क्लोज रिलेशनशिप। वो किसी भी क्लोज रिलेशनशिप में कोई एंगेजमेंट करना ही नहीं चाहते। वो एकदम दे डिस्प्ले द इमोशनल कोल्डनेस। उनमें एक इमोशनल वार्मथ नहीं होती। वो हमेशा आप उनसे मिलोगे इमोशनली बड़े कोल्ड लगते हैं। वो किसी से अटैच होने की कोशिश नहीं करते। वो हमेशा एक उनमें डिटेचमेंट की फीलिंग आती है। उनमें एक अफेक्टिव फ्लैटनिंग होती है। तो वो इमोशनली कोल्ड होते हैं, उनमें एक डिटेचमेंट की फीलिंग आती है, वो एक अफेक्टिव फ्लैटनिंग होती है। आप उनसे मिलोगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि यार ये पर्सन मेरे से मिलके बड़ा खुश है। उनको कोई ज़्यादा उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए उनके कभी भी क्लोज रिलेशनशिप नहीं होते। जैसे मैंने आपको सीजोटाइपल में बताया कि सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पर्सन क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है, बट वो कर नहीं पाता, इसलिए उसका क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता। लेकिन सीजोइड में तो पर्सन करना ही नहीं चाहता, वो कोई फ्रेंड्स रखना ही नहीं चाहता, इसलिए उसके हमेशा हमेशा कोई मतलब फ्यू क्लोज फ्रेंड, मतलब वो भी हम बड़ा मुश्किल है बोलना कि उसके कोई क्लोज फ्रेंड्स होंगे। वो हमेशा इसलिए हमेशा सोलेटरी एक्टिविटी में एंगेज होने की कोशिश करते हैं। वो प्रेफर करते हैं कि मैं जो भी एक्टिविटी करूं हमेशा अकेला करूं, ज़्यादा लोगों में गैदरिंग में कोई भी एक्टिविटी को करना पसंद नहीं करते। ऑलवेज दे प्रेफर द सोलेटरी एक्टिविटी। दे हैव अ मिनिमल और नो इंटरेस्ट इन सेक्सुअल रिलेशनशिप। वो कभी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते। आपने शायद मूवी देखी होगी आमिर खान की धोबी घाट। अगर आप उसमें देखोगे तो आपको ये सब समझ में आएगा। तो उनमें जो मिनिमल और नो इंटरेस्ट होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप में, इसलिए वो कभी या तो शादी नहीं करते, और शादी करते हैं तो उनका डाइवोर्स हो जाता है, क्योंकि उनका कोई सेक्सुअल एंगेजमेंट होता ही नहीं है। वो नए उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। कोई भी एक्टिविटी से ज़्यादा प्लेजर नहीं ले पाते। वो दे डोंट एक्सपीरियंस द प्लेजर इन द एक्टिविटी। कोई बहुत ही कम एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो उनको प्लेजर फील कराती हैं, खुश कराती हैं। अदरवाइज ज़्यादातर वो एक्टिविटीज़ में प्लेजर फील नहीं करते। उसके अलावा जो अगर आप उनको प्रेज कर रहे हैं, आप उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, दे आर वेरी इनडिफरेंट टू प्रेज और क्रिटिसिज्म। चाहे आप उनको प्रेज करें, आप उनको चाहे शाबाशी दें या आप उनको क्रिटिसाइज़ करें, उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। न वो प्रेज पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, न वो यूजुअली हमारा ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है कि अगर हमें किसी ने क्रिटिसाइज़ किया तो हम एकदम आग बबूला हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। बट इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनको प्रेज कर रहे हो, आप उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, दे आर वेरी इनडिफरेंट टू दिस। और इसलिए जैसे मैंने बताया कि उनका जो इमोशनल एकदम कोल्डनेस होती है, वो एकदम डिटेच फील करते हैं, वो उनकी अफेक्टिव फ्लैटनिंग होती है। इसलिए तो ये बेसिक क्राइटेरिया होते हैं कि वो उनके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं होते। इमोशनल कोल्डनेस और डिटेचमेंट की वजह से वो फ्रेंडशिप नहीं कर पाते, उनका रिलेशनशिप किसी से नहीं बन पाता। वो कोई बहुत ही कम एक्टिविटी होती है जिसमें वो प्लेजर फील करते हैं। वो आप उनको चाहे क्रिटिसाइज़ करें चाहे प्रेज करें, वो इनडिफरेंट होते हैं। इसके लिए कोई सेक्सुअल एंगेजमेंट, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को प्रेफर नहीं करते या उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते। इसलिए कभी भी शादी वो कभी नहीं करना चाहते। अगर बाई चांस हो भी जाती है तो डाइवोर्स होने के बड़े हाई चांस रहते हैं। ये सारे क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे हम सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि कई लोग सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कई लोग बाद में आपका सिजोफ्रेनिया में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। बट आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे। देखिए, जैसे इसमें सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर मैंने आपको कोई भी एक ऐसा नहीं बताया कि उसमें कुछ डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, कुछ साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं। तो सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कोई डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, कोई साइकोटिक सिम्टम नहीं होता। जबकि सिजोफ्रेनिया का डायग्नोसिस ही हम डिल्यूजन और हेलुसिनेशन के बेस पे बनाते हैं। तो सबसे मेन डिफ्रेंशिएशन। दूसरा, जैसे मैंने बताया सारे दूसरे वीडियोज़ में भी, कि जो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसका डायग्नोसिस हम 17-18 की एज में हम इस्टेब्लिश कर देते हैं। उनका एक परवेजिव पैटर्न होता है, वो सिम्टम्स हमेशा चलते हैं, सारे डोमेन्स को अफेक्ट करते हैं। सिजोफ्रेनिया का डायग्नोसिस आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप 17-18 की एज में बनाएं, वो कभी भी हो सकता है। 20-25 की एज में भी हो सकता है, 30 की एज में भी हो सकता है, 50 की एज में भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि ऑनसेट कब हुआ, आपके सिम्टम्स क्या हैं। इसमें सिम्टम्स सारे जो मैंने बताए आपका सिजोइड पर्सनल डिसऑर्डर में वो होते हैं, लेकिन इसमें कोई डिल्यूजन हेलुसिनेशन
नहीं होता, बट सिजोफ्रेनिया में क्लियर कट आपका हेलुसिनेशंस होंगे, पेशेंट को आवाज़ें आएंगी, पेशेंट किसी पे शक करेगा, पेशेंट का डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होगा, पेशेंट को नींद नहीं आएगी, पेशेंट वॉयलेंट भी हो सकता है। तो इसको आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कई लोग इसमें सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया को बड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो ये दोनों एक अलग डायग्नोसिस है। ये जरूर है कि कुछ रफली हम बोलते हैं कि रफली 10% पेशेंट सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बाद में सिजोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो सकते हैं। सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे मेडिकेशन का बहुत मिनिमम रोल है। इसमें कोई ऐसा सिम्टम नहीं होता जिसमें हम मेडिकेशन दे के पेशेंट को ठीक कर सकें। इसमें ज़्यादातर थेरेपी का रोल होता है। इसमें जो आपकी ग्रुप थेरेपी है, सोशल स्किल ट्रेनिंग है, इंडिविजुअल थेरेपी है, इसका इसमें रोल होता है कि हम कुछ इसमें ऐसी स्किल्स डेवलप करवाएं कि वो थोड़ा कुछ रिलेशनशिप में बिलीव करें, लोगों के क्लोज आने की कोशिश करें। तो इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, ये इसमें सोशल स्किल ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन का सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में रोल है। बट इसमें भी यही बताया गया है कि इसका जो हमारी डेटा सजेस्ट करते हैं, जो रिसर्च बताती है कि इसमें बहुत ज़्यादा थेरेपी का हम बहुत प्रोग्रेस नहीं कर पाते थेरेपी से भी। बट जैसे मैंने बताया कि आप अगर परसिस्टेंट एफर्ट लगाते हो, अगर घर वाले समझदार हैं और वो परसिस्टेंट एफर्ट लगाते हैं पेशेंट के साथ, तो डेफिनेटली इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। तो ये हमने बात की सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करें तो जल्दी से जल्दी मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंचेगा। और प्लीज़ आपकी छोटी सी मेहनत से, इसके शेयर करने से, इसमें मेरा वो नहीं है कि कोई मेरे सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हूँ, मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस पहुँचे। क्योंकि 2025 में भी हम रोज़ाना पेशेंट देख रहे हैं, हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातें लोगों को पता नहीं होती। लोग इधर उधर दूसरे डॉक्टर्स के पास घूमते रहते हैं, या कई बार ये जादू टोना, बाबा, इन सब लोगों के पास जाते रहते हैं। प्लीज़ समझिए, जैसे दूसरी बीमारियां हैं वैसे भी ये ब्रेन की बीमारियां हैं। और प्रॉपर प्रोफेशनल्स के पास पहुंच के आपके पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे और आप उस पर्सन की लाइफ को टाइम पे ठीक करवा के उसकी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट अच्छा कर सकता है, बट कोई भी डॉक्टर पेशेंट को करियर नहीं दे सकता, पेशेंट को फाइनेंशियल स्टेबल नहीं कर सकता। तो अगर आप टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, मान लीजिए डिले हो गया, तो उसके करियर को ये हैम्पर कर देंगी ये बीमारियाँ, और बाद में पर्सन स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने उसको ठीक भी किया तो उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना कि अगर हम टाइम पे उसको ठीक करते हैं। सो प्लीज़ इसकी इंपॉर्टेंस को पहचानें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें और मेरा इस मुहिम में, जो अवेयरनेस की मुहिम है, उसमें मेरा साथ दें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।